हेलो दोस्तों, अपेक्स लर्निंग विद सूरज स्टडी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जो है वो अपने मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को हम लोग गेन कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल देख लिया था कि एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम लोग देखते हैं कि उससे और कौन कौन सी जानकारियां निकलती है। तो कल के बातों को हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लोगों ने कल ये देखा था, क्या देखा था कि कोई भी एटम है ना, क्या है, कोई भी एटम है, वो एटम चार्ज के अकॉर्डिंग कैसा होता है, उस पर कैसा चार्ज होता है, तो वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था न्यूट्रल का मतलब क्या है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें क्या होते हैं, बीच में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोगों ने बोला था न्यूक्लियस। क्या कहा था? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में कौन रहता है, तो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, जिसको एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो अगर हमको मास नंबर निकालना होता था तो मास नंबर हम कैसे निकालते थे, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को दोनों को ऐड कर देते थे, तो क्या निकल जाता था? मास नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या होते हैं, कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। उस ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जो एटम है, एटम को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, जहां पे यहाँ पे लिखा जाता है क्या, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, मास नंबर। ठीक है, इससे हम लोगों ने कुछ जानकारी निकाली थी। क्या निकाली थी? कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात कल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और क्या देखा था कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, दोनों से मिलके क्या बनता है, मास नंबर, है ना। तो जो मास नंबर ए होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमने कल देखा था। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये जो है, ये दोनों जेड के इक्वल है, तो हम लोगों ने देखा था कि ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस एन, मतलब न्यूट्रॉन तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था एन निकालने के लिए, मतलब न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, तो मास नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, तो हमारे एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल में ये क्या होता है, तो ये देता है पीरियोडिक टेबल में पोजीशन। क्या देता है? पीरियोडिक टेबल में पोजीशन। ठीक है, तो यहां तक की कहानी कल की थी, जो हमने कल देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अब देखी, इससे आगे हम लोग चलते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम है। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या, सोडियम है। आप लोगों को पता होगा कि सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, एंड एटॉमिक मास कितना होता है, 23। बिल्कुल सही। ठीक, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम कैल्शियम लेते हैं, तो आपको पता होगा कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20, एंड जो मास नंबर होता है वो 40। बिल्कुल सही। ठीक, उसके बाद मैं ऑक्सीजन लेता हूँ। ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर कितना होता है, 16। बिल्कुल सही। ठीक है सर। और उसके बाद मैं एक और लेता हूँ, नाइट्रोजन, है ना, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 7, एंड इसका जो मास नंबर होता है वो 14 होता है। बिल्कुल सही सर। ठीक, अब आप इससे बताना क्या चाहते हैं, तो मैंने कल बोला था कि कल मैंने आपको क्या बताया था, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन बताया था, उसका मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया। ठीक है, ठीक है सर, ये बात याद आ गई मुझे। अब आगे क्या बताना चाहते हैं ये तो बताइए। तो अब देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या कल को अगर आपसे कोई ये पूछ ले, कल को अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। सेम इसी तरीके से कल को आपको इसमें से भी पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक इसी तरीके से कल को आपको इसमें ऑक्सीजन में भी पूछ ले कि बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। कल को हो कि आपको नाइट्रोजन से भी ये पूछ ले, नाइट्रोजन का एटम देके भी ये पूछ ले कि बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, एंड न्यूट्रॉन कितने हैं।
पूछ सकता है वो। जी सर। ठीक है, तो आपने क्या बोला? जी सर, बिल्कुल पूछ सकता है। तो मैं पूछता हूँ क्या आपको ये आता है? क्लास 9th में आपने सीखा भी होगा। तो आपने बोला जी सर मुझे आता है, और कल भी मैंने आपको ये वीडियो में बताया था। क्या बताया था? कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर ही होता है किसका? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, है ना। जो एटॉमिक नंबर होता है वही सेम नंबर होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का एंड प्रोटॉन का। बस कंडीशन क्या बताया था मैंने? कि एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल। अगर एटम न्यूट्रल है तभी एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? इक्वल होगा। आपने बोला बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पे क्या है, सारे जो एटम है वो कैसे? न्यूट्रल ही है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका ये जो एटॉमिक नंबर है वही इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है, वही इसका प्रोटॉन नंबर भी होता है। बिल्कुल सही। तो आपने फटाफट यहां से आंसर दिया कि जो सोडियम है, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। मैंने कहा बिल्कुल सही। आपने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? तो आपने बोला 11 होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही होंगे। फिर आपसे मैंने पूछा बताइए अब कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आपने बोला 20। मैंने बोला बिल्कुल सही। फिर मैंने पूछा बताइए प्रोटॉन कितने होंगे? आपने बोला वापस 20। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो आपने क्या बोला कि अभी अभी आपने तो बताया, इतनी जल्दी भूल जाते हैं। क्या बताया मैंने? तो अभी अभी आपने बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बस कंडीशन क्या होना चाहिए? कि एटम न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। उसके बाद देखिए मैंने पूछा अब इसी बात पे बताइए ऑक्सीजन का क्या होगा इलेक्ट्रॉन नंबर? तो आपने बोला सर क्या ही पूछ रहे हैं आप, ये क्या अभी अभी आपने बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सर कितना हो जाएगा? 8। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? तो आपने बोला सर 8। मैंने बोला बिल्कुल ठीक। फिर मैंने पूछा कि बताओ नाइट्रोजन का क्या होगा? फिर आप बोल रहे सर आप तो रुक ही नहीं रहे, बस पूछे ही जा रहे। ठीक है चलिए मैं बताता हूँ। कितना हो गया बताइए? तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितने हो जाएंगे? 7। मैंने बोला बताओ भाई प्रोटॉन भी तो बताओ, तो प्रोटॉन कितने होंगे? तो आपने बोला 7। मैंने बोला बिल्कुल सही। मतलब यहां तक क्या है, आप बिल्कुल ये समझ गए कि अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। मैंने बोला वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैंने पूछा ठीक है इतना तो आप सीख गए, अब ये बताइए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? सर क्या ही बात कर रहे हैं, कल ही तो आपने बताया था कि जो एटॉमिक जो मास नंबर होता है वो मास नंबर जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू निकालने के लिए हमको तो एटॉमिक नंबर यूज करना है। तो सर क्या ही बात कर रहे हैं, जब हमको ये पता है कि ये जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इक्वल है और ये प्रोटॉन जेड की इक्वल है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मास नंबर इज इक्वल टू? क्या बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ? तो आपने बोला सर इसको एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन का सम भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहां से हम एक फॉर्मूला बना लिए क्या? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं? बस ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे? दिस माइनस दिस, मतलब 23 माइनस 11, 40 माइनस 20, 16 माइनस 8, 14 माइनस 7। आपने कहा बिल्कुल ठीक सर, समझ आ गई। तो चलिए बना लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे हम? तो लिखना क्या है सर? बस 23 में से 11 को क्या कर दीजिए माइनस, कितना आ जाएगा? 12। सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12। बिल्कुल सही। इसी तरीके से कैल्शियम का मैंने पूछा तो आपने फटाफट बोला 40 माइनस 20 सर 20। ठीक है, मैंने बोला बिल्कुल सही। फिर उसी तरीके से मैंने पूछा बताइए ऑक्सीजन में कितना होगा? बोला सर 16 माइनस 8 कितने हो जाएंगे? 8। बिल्कुल सही बात। आपने पूछा नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन के नंबर कितने होंगे? सर बहुत आसान है, सिंपल सा क्या करेंगे? दिस माइनस दिस, तो 14 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 7। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अगर एटम न्यूट्रल हो तो हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। आपने बोला बिल्कुल सही सर, हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक। तो आपके दिमाग में ये बात आ गई कि आप बार बार ये न्यूट्रल एटम क्यों बोल रहे हैं? मतलब एटम कुछ और भी होता है क्या? मैंने बोला हाँ, एटम जो होता है वो अपने आयंस के फॉर्म में भी तो होते हैं। प्लस आयन के साथ हो सकता है, माइनस आयन के साथ हो सकता है। आपने बोला अब ये कौन सी बला है प्लस माइनस, अभी तो बस न्यूट्रल न्यूट्रल कर रहे थे, अब प्लस और माइनस पे भी चले गए।
अरे रे रुको रुको, बहुत ही आसान सी है। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि अगर ये न्यूट्रल एटम है ना, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे, ठीक है, समझे। अगर मैं ये बोलूं कि ये भाई साहब अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है, 9th क्लास से थोड़ा सा तो नॉलेज होगा, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जितना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने ऊपर अपने ऊपर क्या बना लेगा, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, मतलब किसी को देगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा, मतलब किसी को देगा। जैसे ही देगा तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, प्लस आयन। क्या फॉर्म करेगा, प्लस आयन। इसका मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतना ही प्लस आयन फॉर्म करेगा, ठीक है सर। और नेगेटिव कैसे फॉर्म करेगा ये तो बताइए। इधर और इधर है तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि जैसे ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ले लेगा तो क्या बना लेगा, नेगेटिव आयन। क्या बना लेगा, नेगेटिव आयन। तो मैंने भी क्या बताया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब ले रहा है, दूसरे से ले रहा है, तब वो क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन। बात समझ में आई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, क्या बताया कि if an atom donate, if an atom donate electron, है ना, if an atom donate electron form its positive ion, form its positive ion, ठीक है। आपने बोला बिल्कुल सही सर, हमें ये बात अभी आपने समझाई और हमें ये बात समझ में आ भी गई। मैंने बोला बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है फिर तो। अब नेगेटिव वाला भी तो लिख दीजिए सर। ठीक है, मैंने कहा लिख देता हूं मैं, चलिए लिख देता हूं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या बताया कि इफ एन एटम, इफ एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन, then it form its नेगेटिव आयन। तो वो क्या फॉर्म करेगा, खुद का नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, खुद का नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। आपने बोला बिल्कुल सही सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, अपने एटम में से किसी को निकाल के क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने कल बताया इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहता है ना। तो ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बना लिया, पॉजिटिव आयन। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कोई उसी इलेक्ट्रॉन को कोई ले लेता है, तो वो क्या बना लेगा, नेगेटिव आयन, ठीक है, बिल्कुल सही सर। तो अब बताइए कि यहीं से मैं बताता हूं आपको कि जो सोडियम है ना, जो सोडियम है, चलिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला, ठीक, चलिए अगर मैं बोलूं आपको कि सोडियम है ना, ये सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो ये क्या बना लेगा, खुद का ही एक प्लस आयन बना लेगा, मतलब खुद का पॉजिटिव आयन बना लेगा। आपने बोला बिल्कुल सही से समझ गए। फिर मैंने बोला कि कैल्शियम है ना, कैल्शियम क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। कैल्शियम क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो आपने बोला कि कैल्शियम 2+ आयन फॉर्म करेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर आपने बोला कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो आपने बोला कि ऑक्सीजन पे 2- आयन फॉर्म होगा, मतलब ऑक्सीजन खुद का नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप समझ रहे हैं। फिर मैंने आपको बोला कि ये लो भाई नाइट्रोजन, अब क्या होगा। तो आपने बोला कि नाइट्रोजन भी जो है, ये नाइट्रोजन तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो क्या बना लेगा, खुद का नेगेटिव आयन। क्या बना लेगा, खुद का नेगेटिव आयन। आपने बोला जी सर बिल्कुल, यहां तक समझ में आ गया। अब आप इससे बताना क्या चाहते हैं,
ये बात तो समझ आ गई कि पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म होगा, नेगेटिव आयन कैसे फॉर्म होगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है, समझ आ गई। तो बहुत काम की बात आपने सीखी है। सर ये कैसे, ये कैसे? अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो सोडियम था, अगर ये सोडियम ही रहता, खुद का आयन फॉर्म ना करता, अगर ये सोडियम ही रहता, खुद का आयन फॉर्म ना करता, तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते? अभी बताया सर आपने 11। प्रोटॉन कितने होते? 11, है ना। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है, और खुद का क्या बना लिया? पॉजिटिव आयन। क्या बना लिया? खुद का पॉजिटिव आयन। तो कहने का मतलब है सर, इसका मतलब है कुछ ना कुछ झोलम झाल तो हुआ है। क्या हुआ है? बोला सर ये तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, दे दे रहा है, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? कम होगा। इससे इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होगा। मैंने बोला बचवा बिल्कुल समझ गए तुम। इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इसमें 11 था, तो इसमें कितना हो जाएगा? 10। क्यों होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? डोनेट कर दिया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। बिल्कुल सही बात, समझ गए तुम। तो मैंने यहां से पूछा कि बताओ, मैंने यहां से पूछा कि बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने एंड न्यूट्रॉन कितने। इसमें भी मैंने पूछ लिया कि बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने एंड न्यूट्रॉन कितने। इसमें भी मैंने पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने एंड न्यूट्रॉन कितने। इसके लिए भी मैंने पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने एंड न्यूट्रॉन कितने। ठीक है। तो आपने बोला सर अब तो मुझे समझ आ गई, जितना यहाँ पे माइनस करेगा उतना मैं इलेक्ट्रॉन में से घटा दूंगा। ठीक है, प्रोटॉन का क्या करोगे? प्रोटॉन का तो आपने पीछे बताया था कि जो मास नंबर होता है या जो एटॉमिक नंबर होता है, उसमें प्रोटॉन तो इक्वल ही होता है, चाहे वो न्यूट्रल फॉर्म में हो या आयन का फॉर्मेशन करे, क्योंकि प्रोटॉन तो इधर उधर जाता ही नहीं इलेक्ट्रॉन की तरफ, बदमाश तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन की तरफ। वो सीधा साधा चुपचाप क्या होता है, न्यूक्लियस में बैठा हुआ होता है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है? बैठा हुआ होता है। इसका मतलब प्रोटॉन कहीं गया ही नहीं। प्रोटॉन गया ही नहीं तो जितना उसके एटम में होगा उतना ही उसके आयन में होगा। बोला बिल्कुल ठीक, समझ गए तुम। न्यूट्रॉन क्या होगा? सर वही बात अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में बैठा हुआ होता है शांति से, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जाने दीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चाहे वो कोई भी आयन फॉर्म करे, क्या होगा? सेम ही होगा, अपने एटम जैसा ही होगा। बिल्कुल ठीक, समझ गए। तो देखिए यहां से क्या आ गया कि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सोडियम में कितना था? 11। एक डोनेट कर दिया तो पहले 11 था, और एक दे दिया तो कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। प्रोटॉन तो सेम रहेंगे 11, और न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 12 ही, है ना। कितने रहेंगे? 12 ही। जो कैल्शियम है, कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है? 2। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम में कितने थे इलेक्ट्रॉन? 20। 2 डोनेट कर दे रहा है तो कितने हो जाएंगे? 20 में से 2 घटा देंगे 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा, इसी के जैसा, कैल्शियम के जैसा ही। तो कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 20, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया? 20। ठीक है। सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या करता है? 2 ले रहा है, 2 क्या कर रहा है? ले रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 8। 2 और ले लिया, 2 और ले लिया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे सर? पहले जैसे ही 8 और 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। बिल्कुल ठीक। फिर मैंने बोला बताओ नाइट्रोजन आयन का क्या होगा? आपने सर अब तो कोई बात ही नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन में कितने थे? पहले 7 थे, अब 3 और ले लिया है, 3 और ले लिया है, तो कितने हो गए? 10। बिल्कुल ठीक बात। प्रोटॉन कितने सर? पहले जैसे ही 7। न्यूट्रॉन कितने सर? पहले जैसे ही 7। ने बोला बिल्कुल ठीक बात है बचवा, तुम समझ गए। ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से ये समझा कि आयंस हो तब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फॉर्म करते हैं, और एटम में कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वे में आपको ये समझाने की कोशिश की है। ठीक है। ठीक है सर, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सिखाने का एक पर्पस है। इससे जो आयंस हैं उससे नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपके 11th के लिए, फाउंडेशन के लिए तो है ही, साथ में इससे नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। अगर जब आपको मोल निकालना होगा तो सर कैसे चलते हैं, किस पे? एटॉमिक मास पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एटॉमिक मास। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं, क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं?
एटॉमिक मास। अब ये क्या वाला है, बहुत ही आसान है। एटॉमिक मास मतलब कुछ नहीं, मास ऑफ एन एटम। सिंपल सा क्या याद रखेंगे, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। एक एटम के मास को ही क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? आपने कहा सर बहुत सिंपल है, क्या बताओ अभी। तो आपने बोला सर क्या ही पूछ रहे हैं आप, एक एटम का जो मास होता है वही तो एटॉमिक मास होता है। एक एटम का जो मास होगा वही क्या होगा, एटॉमिक मास। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है बचवा। ठीक है कि एटम में एटॉमिक मास आएगा कहाँ से, एटम में एटॉमिक मास आएगा कहाँ से। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू होगा क्या, एटॉमिक मास इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। तो मैंने बोला बचवा एटम में क्या क्या रहता है, तो आपने बोला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर इस तीनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, एटॉमिक मास। क्या आ जाएगा हमारा, एटॉमिक मास। क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अभी आपने क्या बोला था कि जो मास होता है, मास में इलेक्ट्रॉन भाई साहब का तो कोई काम ही नहीं है। मास निकालने में इलेक्ट्रॉन भाई साहब का भी तो कोई काम ही नहीं है। वो भाई साहब आ रहा है जा रहा है मास पे, तो मास नंबर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है सर। तो एटॉमिक मास पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एटॉमिक मास पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बना देते हैं, निगलेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ये भाई साहब है ही नहीं, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो है ही नहीं। तो क्या हुआ, अब क्या बच गया, आपने बोला सर अब क्या बच गया, मास ऑफ प्रोटॉन। क्या बच गया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बच गया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। तो यहां से भी ये निकला कि एटॉमिक मास जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियॉन पे। किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियॉन पे। हमने तो ये देखा कि एटॉमिक मास किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियॉन पे। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास निकालने के लिए हमको तीनों को जोड़ना था। हमने जोड़ा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, मास ऑफ प्रोटॉन निकाला, मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाला, ठीक है। लेकिन मैंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो तो निगलेक्ट होता है, निगलेक्ट कर देने मैंने बोला था। मैं ये अब बोला ठीक है, निगलेक्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला था, बोला था तो कर दिया। मैंने जब निगलेक्ट किया तो क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है, यही तो न्यूक्लियॉन है, यही क्या है, न्यूक्लियॉन है। इसका मतलब क्या पता चला, एटॉमिक मास जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियॉन पे। अच्छा ये बात थी, हाँ बिल्कुल ये बात थी, ठीक है, ये बात समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया सर, बिल्कुल समझ आ गया। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। सर तो क्या इसको शॉर्ट में कुछ लिख सकते हैं, शॉर्ट में कुछ लिख सकते हैं। आपने बोला बिल्कुल लिख लीजिए, आपकी इच्छा, इतने सारा तो लिखा है, लिख लीजिए जो लिखना है आपको। ठीक है, मैंने कहा ठीक है लो भाई लिख लेता हूँ मैं। तो जो एटॉमिक मास है, क्या है, एटॉमिक मास, उसको मैंने क्या लिख दिया कि जो एटॉमिक मास है वो क्या है, ए, है ना, क्या है, एएमयू। क्या है, एएमयू। क्या है, एएमयू। मान लिया कि एटॉमिक मास क्या आ गया, एएमयू। ठीक है, ठीक है सर, अभी तक तो यहाँ तक तो समझ आया। अब ये एएमयू कौन सी बात, तो मैंने बोला देखो एएमयू कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखो बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। सर कैसे बात कर रहे हैं, सिंपल सिंपल करके कितना कुछ पढ़ा दे रहे हैं। देखिए मैंने बोला एएमयू, एएमयू इज इक्वल टू, एएमयू क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, इसको बोलते क्या है, ए4 हो गया एटॉमिक, ए4 क्या हो गया, एटॉमिक, ए4 क्या हो गया, एटॉमिक। ठीक है सर, एम4 भी बता दीजिए। तो मैंने बोला एम4 होता है मास, एम4 क्या होता है, मास। ठीक है सर समझ गए। अब U4 भी तो बता दीजिए, U4 होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट। क्या होता है, यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एएमयू का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है सर, आप कह रहे हैं मान लेते हैं एएमयू इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। सर एएमयू के बारे में और कुछ तो बताइए। ठीक है, मैंने बोला मैं बताता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला कि एएमयू जो है
वो कुछ और नहीं है। ये क्या है? ये एक यूनिट है। ये एक यूनिट है। किसका यूनिट है? तो एटॉमिक मास को मेजर करने का, इसीलिए तो ये यूनिट लगा है एएमयू। जैसे 1 के बाद क्या लगाते हैं? मीटर, तो मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस का यूनिट हो गया, है ना। तो इसी तरीके से ये तो हमने क्या निकाला था? एटॉमिक मास हमारा आया था ए, इसके साथ एएमयू आ रहा, मतलब एएमयू क्या हो गया? यूनिट हो गया। क्या हो गया? एटॉमिक मास का यूनिट हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो एएमयू क्या है? हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अ यूनिट ऑफ, इट इज अ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर मास। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एएमयू। एटॉमिक मास क्या है? कुछ और नहीं है। एटॉमिक मास एक यूनिट है एटॉमिक मास का, है ना। मतलब एएमयू क्या? एटॉमिक मास का एक यूनिट है, या फिर मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है एएमयू। ठीक है सर, ये तो आसान था। ठीक है, अब आप इससे बताना क्या चाहते हैं? बताना क्या चाहते हैं? देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आ तो रहा है एएमयू में। किस में आ रहा है? एएमयू में। कन्वर्ट किस में कर रहा है? ग्राम में, ग्राम में। तब कैसे करेंगे? तो देखिए, एक रिलेशन होता है। क्या होता है? एक रिलेशन होता है, ध्यान रखिए क्या होता है। देखिए, वो रिलेशन क्या होता है? एएमयू, क्या? एएमयू इज इक्वल टू होता है 1/एवोगाड्रो नंबर, जिसको Na से दिखाते हैं। क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। एएमयू इज इक्वल टू क्या होता है? 1/एवोगाड्रो नंबर, और ये ग्राम में चले जाएगा। किस में चले जाएगा? ग्राम में। किस में चले जाएगा? ग्राम में। तो एएमयू को जब भी हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा? 1/एवोगाड्रो नंबर। क्या आ जाएगा? 1/एवोगाड्रो नंबर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर क्या है? तो देखिए, एवोगाड्रो नंबर Na क्या है? सबसे पहले ये देखिए, क्या है ये? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। अब ये एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है सर? ये तो बताइए। तो मैंने बोला बच्चवा, पढ़ा नहीं है 9th में का? Na का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। आपने बोला बिल्कुल ठीक सर, याद आया, याद आया सर, याद आया। मैंने बोला बच्चा, इतना लेट आएगा तो कैसे होगा? इतना लेट याद नहीं आना चाहिए। बोला कि आखिर ये ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेगा सर, ये तो बताइए। तो मैंने क्या बोला, ठीक है मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से ग्राम हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब मैं अगर बोलूं, क्या बोलूं कि एएमयू इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ? 1/एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। जब आप इसको डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने के बाद ये आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और यही आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। कितना आएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या यही आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। आपने बोला सर वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। तो एएमयू का वैल्यू कितना? 1/एवोगाड्रो नंबर, 1/एवोगाड्रो नंबर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻25 4 ग्राम। मैंने क्या बोला था? अगर एएमयू में दे रखा ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख देना? 1/Na। क्या गलत बोला था? नहीं सर, बिल्कुल सही बोला था। देखिए, मैंने कन्वर्ट करके दिखाया, कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी ग्राम। ठीक है, ये कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। कितना आया? 27 केजी। कितना आया? 27 केजी। आपने बोला बिल्कुल सर, यहां तक समझ में आ गई। ठीक है, मैंने बोला अगर मैं ये बोलूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, है ना। अगर मैं ये बोलूं फाइंड द एटॉमिक मास, थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? फाइंड द एटॉमिक मास। क्या बोला? फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मैंने क्वेश्चन क्या दिया कि एट
एटॉमिक मास निकालिए किसका, ऑक्सीजन एटम का। किसका निकालना है, ऑक्सीजन एटम का। आपने बोला सर पहले सिखाइए तो फिर हम निकालेंगे, सिखाइए तो हम निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। मैं बोला ठीक है बचवा, चलो निकालते हैं। तो एटॉमिक मास के लिए हमको क्या चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है सर, चाहिए, ठीक है सर, निकालते हैं। तो मैंने बोला ठीक है बचवा, सॉल्यूशन किया जाए इसका। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या देखा मैंने, पहले ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 8। मास नंबर कितना हुआ, 16। तो हमको यहाँ से पता चला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आए, 8। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए, 8। अब बचबा क्या करें अब हम, तो अब हम निकालत है का एटॉमिक मास। का निकालत है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू का होते सर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होते सर। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होते सर, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते सर। प्रोटॉन कितना बा, 8 बा। कितना बा, 8 बा। और न्यूट्रॉन कितना है, 8 है। तो कितना हो जाएगा, 16। क्या लिख देंगे, AMU। क्या लिख देंगे, AMU। AMU। ठीक है सर, समझ आ गया, आपने AMU समझा दिया था सर। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है सर। एटम मास को मेजर करने का यूनिट है सर एटॉमिक मास यूनिट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैंने बोला बचवा इसका ग्राम में का होगा, ग्राम में, तो आपने कहा सर अभी तो आपने बताया 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है सर, 1/Na होता है सर, 1/Na होता है सर। बस हो गया सर, यही तो ग्राम में हो गया सर। क्या हो गया, ठीक है, समझ आई ये बात। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको, क्या दूं, फाइंड द एटॉमिक मास, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम। मैंने क्या क्वेश्चन दिया कि सोडियम एटम का एटॉमिक मास बताओ। आपने बोला बिल्कुल सर, अब तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर। हमको पता है Na का एटॉमिक नंबर होता है सर 11, और इसका एटॉमिक मास नंबर होता है सर 23। आपने बताया था सर। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर, 11। प्रोटॉन कितने हो गए, 11। प्रोटॉन कितने हो गए, 11। और न्यूट्रॉन कितने हो गए सर, 23 माइनस 11 सर 12। तो एटॉमिक मास लीजिए सर फटाफट। एटॉमिक मास क्या आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन सर, मास ऑफ न्यूट्रॉन सर। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है सर, 11 सर। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने सर, 23, 12 सर, 20 ऐड करेंगे सर, कितना आ जाएगा, 23 MU सर, 23 MU। अगर आपको ग्राम में चाहिए लीजिए सर, मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 1/Na ग्राम हो जाएगा सर। लीजिए, वाह वाह, वेरी गुड, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है सर, इतना तो आपने समझा दिया सर। मुझसे इससे कुछ दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है? आपने बोला सर ये कुछ और नहीं है, ये देखिए ऊपर में क्या लिखा था, 16 सर। कितना लिखा था, मास नंबर 16। बस उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, AMU। क्या लगा दिया, AMU। निकल गया हमारा एटॉमिक मास नंबर। ऊपर में कितना लिखा था सर, 23। कितना लिखा था सर, 23 के साथ क्या लगा दिया हमने, AMU। क्या निकल गया सर, एटॉमिक मास यूनिट सोडियम का। ठीक है सर, ग्राम में भी पूछेगा कुछ नहीं सर, 1/Na लगा देंगे सर, 1/Na से गुना कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है बचपा, बिल्कुल। हम लोग आगे चलते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको मैं काफी अच्छे से समझा पाने में सक्सेस हुआ होऊंगा कि एटम क्या है, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया एटॉमिक मास क्या होता है, AMU क्या होता है, AMU से कैसे ग्राम में, केजी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाया कि कैसे एटॉमिक मास निकाला जाता है, उसको ग्राम में भी कन्वर्ट करके बताया। आई होप कि यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। सर आपने तो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया। मैंने बोला क्या ऑब्जर्व नहीं किया भाई, मैंने क्या ऑब्जर्व नहीं किया। आपने बोला सर कुछ तो मिस कर गए आप। क्या मिस कर गए, देखिए ये क्या है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या है ये, प्रोटॉन का मास ही तो है।
प्रोटॉन का मास ही तो है, प्रोटॉन का मास ही तो है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इससे कि 1 AMU जो होता है, 1 AMU जो होता है वो एक प्रोटॉन के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आपने ये भी तो बताया था सर कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो स्लाइटली इक्वल होता है न्यूट्रॉन के। किसके इक्वल होता है? स्लाइटली इक्वल होता है न्यूट्रॉन के। लीजिए सर, एक चीज और मैं ही लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ सर? लीजिए, ये सिर्फ एक मास ऑफ प्रोटॉन की इक्वल ही नहीं होगा सर, ये 1 मास ऑफ न्यूट्रॉन के भी इक्वल होगा सर। आप ही ने बताया था मैथमेटिकली स्लाइटली इक्वल होते हैं, स्लाइटली। तो लीजिए, स्लाइटली इक्वल होगा तो 1 AMU इज इक्वल टू ये भी तो होगा। मैंने बोला वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। हम लोग कल मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। मॉलिक्यूलर मास से हम लोग कल की लेक्चर का शुरुआत करेंगे और आप लोग पीछे वाले वीडियो को भी देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। आई होप कि आपको मैं समझा पाने में सक्सेस हो रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।